हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज जो हमने अपनी श्रृंखला चला रखी है CDP की, जिसमें हमने टारगेट रखा है 30/30। किसका टारगेट रखा है? 30/30, यानी कि 30 में से 30 नंबर का जो टारगेट रखा है उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस। तो जो हमारे जितने भी एग्जाम है, टेट संबंधी एग्जाम, यानी कि जितने भी हमारे CTET, सुपर टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम है, उन सभी के लिए बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास अध्ययन है, उसमें ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने की संभावना है। हम वही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इधर उधर की बात ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, हम अपने CDP से CDF की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब कोई बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, यानी कि जो कोई बच्चा है और वो फेल होता है तो उसका क्या तात्पर्य, उसके फेल होने का क्या तात्पर्य लगाया जाएगा कि बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या फिर बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया था, या फिर व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो एक बच्चा जब फेल होता है तो इसका तात्पर्य होता है कि जो व्यवस्था है वो फेल हुई है। क्या? बच्चे को पढ़ाने की जो व्यवस्था है वो फेल हो गई है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है? रटने को प्रोत्साहित करके, या बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, या फिर अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या फिर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। क्या? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हम शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, यानी कि बीजों का कैसे क्या अंकुरण होता है, इस पद्धति को बच्चों को समझाने के लिए सबसे अच्छी शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या होगी? तो श्याम पट पर उनका चित्र बनाना और वर्णन करना, या फिर कोई बीज है हम उसके क्या कहते हैं वो कैसे कैसे अंकुरण करता है, उसके हम श्याम पट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना देते हैं, उससे अच्छे से वर्णन करते हैं तो हो जाएगी। या फिर विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, या फिर विद्यार्थियों से कहना कि जो बीज है वो अपने घर में किसी चीज में वो बीज को बोएं और फिर उसके प्रत्येक चरण को देखें कि बीज कैसे कैसे बढ़ रहा है, कैसे अंकुरण कर रहा है, और प्रत्येक चरणों का अवलोकन करें। या फिर बीज की वृद्धि के लिए चित्र दिखाना कि बीज कैसे कैसे बढ़ता है, उसके चित्र दिखाना, या विस्तृत व्याख्या करना, या फिर उनकी जो बीज है, बीज का अंकुरण कैसे होता है, इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या करना। तो गाइस, जो बीज का अंकुरण की जो संकल्पना के लिए जो शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, तो वो वह है जब बच्चे खुद करके कुछ कार्य सीखते हैं तो वो सबसे अच्छा ज्ञान होता है और वो उनका आत्मसात हो जाता है। क्या? वो उनके अंदर तक बैठ जाता है कि ये कैसे क्या होगा, और वो कभी नहीं भूलते हैं। तो क्या होगा कि विद्यार्थियों के द्वारा पौधों को बोना, बीज को बोना और अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या होगा इसका आंसर? दूसरा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा कैसी है गाइस? तो समावेशी शिक्षा है कि दाखिले संबंधी कठोर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या फिर कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, या फिर तथ्यों की शिक्षा से संबंधित करती है, या फिर हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित होती है। तो समावेशी शिक्षा कैसी होती है? तो जो समावेशी शिक्षा होती है गाइस, तो वो दाखिले कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी कि जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न क्या कहते हैं विभिन्नताओं के जो बच्चे होते हैं उनका वो संसाधन के रूप में यूज करती है। तो जो समावेशी शिक्षा है वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि वो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिन्हें वस्तुनिष्ठ की श्रेणी में रखा जाता है? तो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, या फिर लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, या सत्य असत्य वाले होते हैं, या निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। तो गाइस, जो वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न जो होते हैं वो सत्य असत्य वाले प्रश्न होते हैं। कौन से? जो सत्य असत्य वाले जो प्रश्न होते हैं उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो इनमें से वह कौन सी विशेषता है जो कि प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था है? तो पहला है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, या फिर केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन देना, या बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या फिर समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो जो गाइस प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होती है तो वो होती है कि बार बार परीक्षाएं ली जाएं, जिससे जो बच्चे के अंदर जो परीक्षा के प्रति जो डर होता है वो डर पूरी तरीके से निकल जाता है, तो वो प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो नेक्स्ट है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, तो वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित करता है। तो वह प्रश्न पत्र के किस रूप के बारे में चिंतित करता है, तो प्रश्नों के प्रकार पर, या फिर संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने पर, या फिर विश्वसनीयता पर, या वैधता पर। तो वो किस बारे में चिंतित है, तो वो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि क्या दृढ़ विश्वास है कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, या फिर शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशनों का नेतृत्व करना चाहिए। तो एक विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का क्या दृढ़ विश्वास होता है, तो उनका दृढ़ विश्वास होता है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। जो विद्यालय आधारित आकलन होता है तो वो किस पर आधारित होता है, तो किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलनी चाहिए, या फिर बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, या फिर विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम होते हैं, या फिर आकलन बहुत किफायती मितव्ययी होना चाहिए। तो विद्यालय आधारित जो आकलन होता है वो मुख्य रूप से इस पे होता है, क्योंकि जो क्या कहते हैं, जैसे कि एक बच्चे के बारे में जितना उसके पेरेंट्स जानते हैं, जितना उसकी माँ बाप जानते हैं, इतना कोई और नहीं जानता होगा। उसी तरीके से जितना प्रत्येक बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं के बारे में बेहतर जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या है इसका आंसर, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को चाहिए। तो शिक्षक को क्या चाहिए कि कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या फिर सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या पर अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो जो शिक्षार्थियों में जो वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए, जो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, अलग अलग ज्ञान वाले हैं, उनको एक साथ मिलाकर उनके विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत, तो कौन सा विकास का सिद्धांत है कि विकास हमेशा रेखीय होता है, या फिर सभी की विकास दर समान नहीं होती है, या फिर यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या विकास की सभी प्रक्रियाएं अंततः संबंधित नहीं है। तो जो विकास का सिद्धांत है तो वो कैसा सिद्धांत है, तो जो विकास होता है वो सभी में क्या कहते हैं, विकास की दर समान नहीं होती है। कैसी, जो विकास की दर होती है वो प्रत्येक बच्चे में समान नहीं होती है। प्रत्येक बच्चा अलग अलग अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही उसमें विकास होता है, विकास की दर में विकास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कैसे हैं, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं, या फिर शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक के तरीके से, या फिर मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक के तौर पर, या फिर शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो मानव विकास को कैसे क्षेत्रों में किया जाता है, तो मनोवैज्ञानिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक और फिर सामाजिक, इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो यह उपागम है वह किस पर आधारित होता है, तो ये पुनर्वलन के सिद्धांत पर आधारित है, या अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर है, या अधिगम के चक्रीय अनुबंधन पर है, या ज्ञान के निर्माण से। तो जो एक शिक्षिका है वो पाठ्य पुस्तक में क्या और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, यानी कि जो उसकी पाठ्य पुस्तक है उसमें कुछ फलों के संबंधित जो ज्ञान है वो फल सब्जियों के चित्रों को प्रयोग बच्चों को दिखाती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है, यानी कि फलों के चित्र दिखाती है और उनसे पूछती है ये किसका फल है या कुछ भी है। तो वो देखना चाहती है कि तो जो विद्यार्थी हैं इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। तो वो क्या देख रही है कि जो बच्चे हैं उन्होंने ये फलों को देखा है और वो जो फल हैं वो उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ती है और उनसे पूछती है कि आपने ये खाया है तो इसमें क्या होता है, इससे क्या फायदे होते हैं। तो उसे और वो क्या कहते हैं फिर धीमे धीमे वो पूर्व ज्ञान से क्या कहते हैं नए ज्ञान की ओर उनका जोड़ती है
है तो और पोषण की संकल्पना को सिखाती है कि कौन से फल में क्या पोषक तत्व होते हैं। तो जो ये ज्ञान है, जो ये उपागम है, वो किस पर आधारित है गाइस? तो ये ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। किसके? ज्ञान के निर्माण पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा रोने का कारण क्या होता है? जब आपने भी देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो पहले अपनी माँ के पास खूब खुश होंगे, लेकिन माँ से अलग करो तो वो बच्चा रोने लगता है। क्या? रोने लगता है। या फिर वो जिन्हें जानता है उनके पास वो काफ़ी खुश रहता है और किसी और कोई ले ले तो वो रोने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण होता है, या सामाजिक या अजनबी? तो वो संवेगात्मकता के कारण रोने लगता है, या सामाजिकता के कारण, या अजनबी के कारण? तो वो गाइस संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लगता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या तात्पर्य है? समाज में बड़ों का सम्मान करना चाहिए, या अपने सामाजिक मानदंड बनाने चाहिए, या फिर सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना चाहिए, या फिर सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना चाहिए। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य होता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहते हैं? समाजीकरण का है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन है। ठीक है, समाजीकरण से क्या है? सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है तो यह दर्शाता है। यानी कि एक राज्य स्तर पर एक क्या कहते हैं संगीत की प्रतियोगिता हो रही है, तो उसमें जो विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है, तो जो विद्यालय है, जो स्कूल है, वो लड़कियों को ज़्यादा वरीयता दे रहा है। क्यों? तो ऐसी ये चीज़ क्या दर्शाती है? तो वो लड़कियों को, लड़कों के उससे क्या लग रहा है कि उसे लग रहा है कि जो लड़कियां हैं वो अच्छा गाती हैं लड़कों की अपेक्षा। तो वो क्या कर रहा है? लिंग पूर्वाग्रह का दर्शा रहा है। क्या? लिंग पूर्वाग्रह। तो इसमें ऑप्शन है हाँ जी हाँ, लिंग पूर्वाग्रह। तो वो यह क्या दर्शाता है? जो लड़कियों को ज़्यादा वरीयता दे रहा है, यानी कि वह लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? जो वाइगोत्स्की हैं वो बच्चों के सीखने में किस कारक की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं? तो नैतिकता की, या आनुवांशिक की, या शारीरिक की, या सामाजिक की? तो वो किस पर ज़्यादा बल देते हैं? तो वो सामाजिक पर ज़्यादा बल देते हैं। यानी कि बच्चे समाज में या अपने आसपास के जो आस पड़ोस से बहुत बेहतर तरीके से सीख सकता है, तो उनका ये मानना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह प्रभावित है। तो वह किससे प्रभावित है? यानी कि वो अपनी शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए भिन्न तरीकों से वो क्या कहते हैं, वो कोई कार्य है और वो जो उसके बच्चे हैं वो अलग अलग उस शैलियों के हैं। ठीक है गाइस, मतलब प्रत्येक बच्चा में अलग अलग खूबियाँ होती हैं, भिन्नताओं वाले हैं। तो वो क्या करती है, सभी बच्चों को ऐसी समझ में आए, तो जो उसकी पढ़ाने की जो स्किल्स हैं, जो उसके पढ़ाने का तरीका है, वो विविध पूर्ण है, कारक का उपयोग करती है। यानी कि भिन्न जो प्रत्येक बच्चे को समझ आ जाए। तो वह किससे प्रभावित है? तो वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, या कॉल्वर के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या फिर वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो गाइस जो वो शिक्षिका है वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। किससे? बहुबुद्धि सिद्धांत से। यानी कि जब वो भिन्न तरीके से बच्चों को पढ़ाती है ताकि बच्चे हैं वो उस ज्ञान को अच्छे से समझ सके, प्रत्येक अलग अलग खूबियों वाले बच्चे भी उस ज्ञान को अच्छे से समझ सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और संयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि कोई टीचर है वो कभी भी खुद आंसर नहीं बताती, कोई क्वेश्चन है तो उसका खुद आंसर नहीं बताती है, वो क्या करती है कि बच्चों को इकट्ठा करती है और उन्हें समूह चर्चा के लिए जोड़ती है। क्या करती है? समूह चर्चा में जोड़ती है, ताकि जो और बच्चे हैं वो एक दूसरे से चर्चा कर और एक दूसरे की राय लेकर, एक मशवरा कर उस आंसर का अच्छे से आंसर दें, तो वो इस अधिगम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो जो टीचर है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो किस पर? तो वो अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, या फिर अनुदेशात्मक और सामग्री के उचित संगठन से, या सीखने की तत्परता, या फिर सक्रिय भागीदारी। तो कई जो समूह चर्चा होती है और सहयोगात्मक अधिगम होता है, उसमें जो प्रत्येक बच्चा होता है, प्रत्येक बच्चा ही भागीदारी करता है। तो वो क्या होता है? एक सक्रिय भागीदारी बन जाती है, जिसमें बच्चा काफी अच्छे तरीके से सीखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या फिर बैठने की उचित व्यवस्था, या विषय वस्तु या
अधिगम, अनुभवों की प्रकृति या फिर विषय वस्तु में प्रवीणता। तो इनमें से कौन सा है जो प्रभावित करने वाला कारक है, तो वो है कि विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो जो शिक्षक है वो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है, तो व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या फिर धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या फिर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके, या फिर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो जो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है, तो उन्हें नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर। जब उन्हें कोई नैतिक मुद्दों पर जो चर्चाएं होती हैं उन्हें शामिल करेंगे तो वो अपनी अपनी राय रखेंगे, जिससे उन्हें ये भी पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, और बच्चों में नैतिक मूल्यों का भी विकास होगा। तो ये कौन सा, इसका आंसर जो तीसरा है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकेगा, या फिर वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकेंगे, या फिर वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे, या फिर वे शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सकेगा। तो जो छोटे बच्चे हैं वो कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीखेंगे, यानी कि वो पढ़ने के साथ साथ ये भी सीखेंगे कि हमें अपने से बड़ों से, अपनों से छोटे से कैसे बात करना है, सामाजिक कौशल भी सीखेंगे। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, या बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालयों में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, या फिर सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या फिर प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक निरयोग बच्चा पहली बार जब विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक और संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो ये किसके साथ संबंधित है, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता पर, या फिर अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण पर, या फिर विकल्पों के विवेचन और विश्लेषण करने की योग्यता पर, या फिर सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो चरणों के अनुसार जो इंद्रियगामक संवेदक जो अवस्था होती है वो किससे संबंधित होती है गाइस, तो वो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से होती है। किससे, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो जो मानव का जो व्यक्तित्व होता है वो किसका परिणाम है गाइस, तो वो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। दूसरा है कि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, या इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिल जाते हैं, या बच्चों के विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो इनमें से कौन सा पहला चरण है, तो समस्या के प्रति जागरूकता, या फिर प्राकल्पना का परीक्षण करना, या प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, या फिर प्राकल्पना का निर्माण करना। तो इसमें से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, तो वो है कि समस्या के प्रति जागरूकता। क्या, समस्या के प्रति जागरूकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो इनमें से सीखने का क्षेत्र कौन सा है गाइस, तो भावात्मक है, या अनुभाविक है, या आध्यात्मिक, या व्यवसाय। तो इसमें से जो सीखने का क्षेत्र है गाइस तो वो भावात्मक है। कौन सा, भावात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार हो रहा है, या फिर बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत नहीं है। तो वो जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह किस बात का संकेत होता है, तो ये संकेत होता है कि संभावित जो कार्य है वो यांत्रिक रूप से बार हो रहा है, इसीलिए वह उस कार्य में ऊब रहा है या बोर हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है कि प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं, यानी कि जो बच्चे गलतियां करते हैं तो वो किस ओर संकेत करती हैं, कि यांत्रिक रूप से अभ्यास की आवश्यकता है, या वे कैसे सीखते हैं, या सीखने की अनुपस्थिति, या फिर शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो जो बच्चे गलतियां करते हैं वो यांत्रिक अभ्यास की
आवश्यकता है। क्या है? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। यानी कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है कि प्रयास और त्रुटि, तो जब बच्चा कोई भी है वो बार बार गलतियाँ करेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर गलती करेगा, फिर प्रयास करेगा, तो वो अच्छे से सीख जाएगा। तो जो वो यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। तो गाइस, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।